हेलो स्टूडेंट्स और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डिस्ट्रीब्यूशन और इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि लोक व्यय एवं वितरण अथवा सार्वजनिक व्यय के वितरण पर प्रभाव। इसमें सुनिए, आज यह बात स्पष्ट हो चुकी है कि राज्य के कार्यों से धनवान की तुलना में दरिद्र को अधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है। सार्वजनिक व्यय के द्वारा धनी एवं गरीब के मध्य धन व आय के वितरण में व्याप्त असमानता को दूर किया जा सकता है। अमीरों पर प्रगतिशील दर से करारोपण में व्याप्त धन को गरीबों के कल्याण पर व्यय किया जाता है। प्रोफेसर पीगू का मत है कि कोई भी कार्य जो गरीबों की वास्तविक आय के कुल भाग में वृद्धि करता हो, सामान्यतः आर्थिक कल्याण में वृद्धि करता है। सरकार प्रत्येक नागरिक को एक न्यूनतम जीवन स्तर का आश्वासन देती है और यह कार्य तथा समाज की बढ़ती विषमता को दूर करने का कार्य करारोपण तथा सार्वजनिक व्यय द्वारा पूरा किया जा सकता है। यद्यपि दोनों ही क्रियाएं एक दूसरे पर अवलंबित हैं, परंतु यहाँ पर केवल सार्वजनिक व्ययों के प्रभावों का ही अध्ययन करेंगे। सार्वजनिक व्यय की वह पद्धति उत्तम मानी जाती है जो आय की असमानता को कम करने की शक्तिशाली क्षमता रखती हो। नंबर फर्स्ट है आनुपातिक व्यय, यानी कि यदि समाज में विभिन्न व्यक्तियों को उनकी आय के अनुपात में ही सार्वजनिक व्यय संबंधी लाभ दिए जाएं तो उन्हें आनुपातिक व्यय कहेंगे। जैसे मकान भत्ता 10% दिया जाए। नंबर सेकंड प्रतिगामी व्यय, यदि किसी वर्ग से जितनी आय प्राप्त हो उसके अनुपात में कम लाभ सार्वजनिक व्यय के रूप में प्राप्त हो तो ऐसे व्यय को प्रतिगामी व्यय कहते हैं। नंबर थर्ड प्रगतिशील व्यय, समाज में जिस वर्ग की आय कम हो उसे उसी अनुपात में व्यय कर अधिक लाभ प्रदान किया जाएगा तो उसे प्रगतिशील व्यय कहेंगे। जैसे निर्धनों के लिए निःशुल्क शिक्षा, चिकित्सा पर व्यय आदि। प्रगतिशील के विभिन्न रूप अब देखिए। प्रगतिशील व्यय के प्रमुख रूप निम्न हैं। नंबर आ है निर्धन वर्ग के लिए निःशुल्क व्यवस्था। सार्वजनिक व्यय के रूप में सरकार गरीबों की वस्तुओं के रूप में सहायता कर सकती है। इसमें सरकार ज़रूरतमंद लोगों को मुफ्त तथा सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराती हैं। इसी प्रकार से निर्धन और मध्यम वर्ग के लोगों को खाद्यान्न, वस्त्र तथा मकानों को उचित रियायती दरों पर उपलब्ध कराया जा सकता है। नंबर 12 है सेवाओं के रूप में सहायता। सरकार द्वारा सार्वजनिक व्यय को गरीबों के पक्ष में करके धन के असमान वितरण को कम किया जा सकता है। जैसे सार्वजनिक पार्कों, पुस्तकालयों, स्कूल व अस्पताल आदि के निर्माण पर किया गया व्यय। नंबर 7 है आवश्यकताओं में समायोजन। जिस व्यक्ति के परिवार की संख्या जितनी अधिक हो उसे उतनी ही अधिक आर्थिक सहायता दी जानी चाहिए। अनुदान द्वारा वितरण को आय की असमानता घटाकर सुधारा जा सकता है, परंतु जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में व्यक्ति एवं परिवार की आवश्यकताओं के अनुरूप आय को समायोजित करके भी इसे सुधारा जा सकता है। वितरण की दृष्टि से व्यय को प्राप्त करने की योग्यता के आधार पर करना चाहिए। जिस प्रकार करारोपण को कर देय क्षमता के आधार पर लिया जाता है, उसी प्रकार सार्वजनिक व्यय भी होना चाहिए जिससे आर्थिक कल्याण में अधिकतम वृद्धि संभव हो सके। नंबर 10 है नकदी में सहायता। वर्तमान में लगभग सभी प्रकार की अर्थव्यवस्था वाले देश कुछ विशेष परिस्थितियों में लोगों को आर्थिक सहायता देने लगे हैं। यह आर्थिक सहायता
उस समय दी जाती है जबकि व्यक्ति को उसकी आवश्यकता होती है। लोग व्यय से अनेक प्रकार के से जनता को लाभ मिल सकते हैं, परंतु इन लाभों को मापना कठिन कार्य होता है। लोग व्यय से प्राप्त सभी प्रकार के लाभों को सही जानकारी प्राप्त होना कठिन होता है। अब नंबर 3 आता है अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, यानी कि सार्वजनिक व्यय के अन्य प्रभाव। इसमें नंबर 1 है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड डेप्रिसिएशन पब्लिक एक्सपेंडिचर्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि सार्वजनिक व्यय एवं मंदीकाल। मंदी के दिनों में घटनाओं का क्रम इस ढंग से चलता है कि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आने लगती है, जिससे व्यापारियों को हानि होने लगती है। मंदी एवं बेरोजगारी के इस विषैले चक्र को सार्वजनिक व्यय द्वारा दूर किया जा सकता है। नवीन उद्योगों की स्थापना करके मांग व रोजगार को बढ़ाकर मंदी के प्रभाव को कम किया जा सकता है। मंदी काल में पूर्ण व्यवसाय स्तर को प्राप्त करने हेतु किया गया सार्वजनिक व्यय क्षतिपूरक व्यय कहलाता है। क्षतिपूरक व्यय का आशय क्षतिपूरक व्यय कहलाता है। क्षतिपूरक व्यय का आशय किसी आय की कमी को दूर करने हेतु लोक व्ययों का प्रतिस्थापन करना है। सार्वजनिक व्यय के पूर्ण स्तर को प्राप्त करने की दृष्टि से व्यय को निम्न भागों में विभाजित किया गया है। नंबर आ है उपभोग को प्रभावित करने वाले व्यय। मांग में कमी होने से उपभोग में कमी हो जाती है, अतः सरकारी व्यय को उन व्यक्तियों पर किया जाना चाहिए जिनकी आय कम है। ऐसा करके ही प्रभावकारी मांग में वृद्धि संभव की जा सकती है। नंबर 2 है निजी विनियोग। निजी विनियोग में कमी होने से भी मांग में कमी हो जाती है, अतः निजी विनियोग को बढ़ाकर मांग एवं रोजगार को बढ़ाया जा सकता है। नंबर 7 है सार्वजनिक विनियोग। समाज में मंदी अवस्था को समाप्त करने हेतु सार्वजनिक विनियोग को बढ़ाना होगा और इसके लिए सरकार को निम्न बातों पर ध्यान देना होगा। नवीन रोजगार। सार्वजनिक विनियोग नवीन रोजगार में होना चाहिए जिससे रोजगार में वृद्धि की जा सके। सहयोग। यदि सार्वजनिक विनियोग से निजी विनियोग घट रहे हों तो अतिरिक्त रोजगार में वृद्धि नहीं होगी। 3 है सार्वजनिक निर्माण। सार्वजनिक विनियोग सदैव सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर ही किया जाना चाहिए, जैसे रेल, सड़कों व बांधों का निर्माण आदि। नंबर 4 है जनता का विश्वास। विनियोग करने से जो आय विनियोग करने से जो आय प्राप्त होती है, यदि उसे जनता पर ही व्यय कर दिया जाए तो उससे जनता का विश्वास प्राप्त किया जा सकता है। नंबर 5 है घाटे की वित्त व्यवस्था। मंदीकाल में घाटे की वित्त व्यवस्था को अपनाकर मुद्रा की मात्रा को बढ़ाकर मूल्य स्तर व विनियोग में वृद्धि की जा सकती है। अब आता है मंदीकाल में क्षतिपूरक व्यय। सुनिए, मंदीकाल में मूल्य तथा लाभ के गिरने की आशा में निजी उपभोग तथा निवेश के स्तर गिरने लगते हैं और जनता में बचत एवं धन को जमा करके रखने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में सरकारी व्यय इन प्रवृत्तियों को कम करने में सहायक सिद्ध हो सकता है। सरकारी व्यय इस ढंग से किए जाते हैं कि उसके गुणक प्रभाव अधिक से अधिक हों व अर्थव्यवस्था को मंदी की अवस्था से बाहर निकलने में प्रोत्साहित कर सकें। मंदीकाल में सरकार द्वारा किए जाने वाले क्षतिपूरक व्यय की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1 है घाटे के बजट। सरकारी व्यय की नीति घाटे के बजट की होती है। इसमें एक ओर सरकारी खर्च के द्वारा बेरोजगारी को सहायता दी जाती है व दूसरी ओर राष्ट्रीय आय व रोजगार के स्तर को बढ़ाने के प्रयास किए जाते हैं। नंबर 2 अधिकतम राष्ट्रीय आय की स्थिति।
क्षतिपूरक व्यय से गैर सरकारी क्षेत्र के उद्योग से प्रतियोगिता किए बिना ही राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो जाती है। इससे देश में राष्ट्रीय आय में वृद्धि प्राप्त की जा सकती है। नंबर 3 है वित्तीय व्यवस्था। क्षतिपूरक व्यय की वित्तीय व्यवस्था कराधान, जनता से ऋण लेकर नवीन मुद्रा का निर्माण करके व जनता को विश्वास में लेकर की जा सकती है। और नंबर 2 आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि सार्वजनिक व्यय एवं आर्थिक विकास। वर्तमान में प्रत्येक राष्ट्र विकास और कार्यों और योजनाओं में संलग्न है और यह निश्चित है कि विकास कार्यों में लोक व्यय की अपनी विशिष्ट भूमिका है। विकसित देशों की मुख्य समस्या आर्थिक स्थिरता को बनाए रखना है और सार्वजनिक व्यय मंदी व तेजी को नियंत्रित करके एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करना है। इसके विपरीत विकासशील राष्ट्रों की मुख्य समस्या का तेजी से विकास करना है। आर्थिक विकास के संबंध में निम्न के विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए। नंबर आ है व्यक्तिगत क्षेत्रों को प्रोत्साहित करना। अर्धविकसित अर्थव्यवस्था में सार्वजनिक क्षेत्र एवं व्यक्तिगत क्षेत्र में कोई प्रतियोगिता नहीं होती और वे एक दूसरे के पूरक होते हैं। नंबर बा आधारभूत उद्योगों का विकास। सरकार को चाहिए कि देश के संतुलित आर्थिक विकास के लिए ऐसे उद्योगों के विकास को अपने हाथों में ले जिन पर निजी क्षेत्र में धन का विनियोग नहीं हो रहा है। नंबर 7 है प्राथमिकता की समस्या। इस संबंध में यह समस्या उदय होती है कि आर्थिक विकास के कार्यक्रमों में किस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नंबर 3 है आता है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इन्फ्लेशन, यानी कि सार्वजनिक व्यय एवं मुद्रास्फीति। विकसित अर्थव्यवस्था में राजकीय व्यय का प्रयोग मुद्रा प्रसार को नियंत्रित करने हेतु किया जाता है। नंबर 4 है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, सार्वजनिक व्यय एवं आर्थिक स्थिरता। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र होने वाले अल्पविकसित देशों के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि लोक व्यय द्वारा आर्थिक विकास को प्रभावित किया जा सकता है। नंबर 5 है पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड कंपेंसेटरी टेंडेंसी, यानी कि सार्वजनिक व्यय व क्षतिपूरक प्रवृत्ति। क्षतिपूरक व्यय से आशय कि सरकार उत्पादन कार्यों के स्थान पर अनुत्पादक कार्यों में धन व्यय करके बेरोजगारी समस्या के समाधान में सहायता करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।